तो आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे होंगे कि वक्ता बोलने के लिए आतुर हैं, तो इसलिए बहुत इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे। जवाहर डायलॉग्स एक सिलसिला है व्याख्यानों का, किताबों पर बातचीत का और आपसे चर्चा का, पैनल डिस्कशंस का। और वह सिर्फ नेहरू के ऊपर नहीं होता है, बल्कि नेहरू के नेताओं के केंद्र में जो कुछ भी था उसके इर्द होता है। और नेहरू डायलॉग्स में हम जनतंत्र के प्रश्न पर, रचनात्मकता के प्रश्न पर, संस्कृति के प्रश्न पर, इन सारे प्रश्नों पर विचार करते हैं। आप सब यह जानते हैं कि नेहरू के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर वे राजनेता ना होते, राजनीति में ना आते, तो वे लेखक थे। और यह भी सच है कि जिस दौर में नेहरू आए वह दौर ऐसे राजनेताओं का था जो लेखक भी थे और बहुत ही कुशल लेखक थे। गांधी स्वयं एक बहुत बड़े लेखक थे, उनकी गिनती बड़े लेखकों में होती। नेहरू एक बड़े लेखक थे, मौलाना आज़ाद एक बड़े लेखक थे। तो नेहरू का और नेहरू ने उपन्यास हो या कविता हो, उसको जितना उद्धृत किया अपनी बात को समझाने के लिए, कहने के लिए, उतना बहुत कम राजनेता करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत स्वाभाविक था कि जब ये मौका आया कि हमारे युवा मित्र प्रवीण कुमार का उपन्यास अमर देशवा का यह नया संस्करण आया है, जो सजिल पहली बार और दूसरा संस्करण आया है। तो इसको हम साथ मिलकर इसका जश्न भी मनाएं और इस पर बातचीत भी करें। इसके लिए हमें दो बार सोचना नहीं पड़ा कि यह उपयुक्त मंच होगा। रचयिता साथ में शामिल हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रविकांत को, डॉक्टर नरेश गोस्वामी को, डॉक्टर कमल नयन चौबे और डॉक्टर धनंजय राय को लेखक समेत कि वे मंच पर आएँ, और मुन्ना कुमार पांडे को कि वे आगे इस कार्यक्रम का संचालन करें। शुक्रिया अपूर्व सर। अमर देशवा के दूसरे संस्करण के लिए सबसे पहले हम सबकी तरफ से प्रवीण कुमार जी को बधाई। और अमूमन ऐसा कम ही देखा जाता है कि ऐसे गंभीर विषय पे जो बेहद ज़रूरी मुद्दे को उठाती रही हो और उसका दूसरा संस्करण बहुत जल्दी है। इस किताब से व्यक्तिगत तौर पर मेरा जुड़ाव ये है कि इसकी पांडुलिपि तक से मैं परिचित रहा हूँ, उस रचना प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद खुशी होती है कि ऐसी किताब जो आमतौर पे उम्मीद आप नहीं करते हैं कितना प्यार मिलेगा पाठकों का उसे, और वो प्रवीण कुमार जी की इस किताब को मिला है। हम सबकी उसमें बड़ी भूमिका है और इसलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि अमूमन आमतौर पे राजनीति और तमाम इसके जो सवाल होते हैं कई खाइयाँ बढ़ाते हैं और महामारियाँ कई दफ़ा में जोड़ देती हैं आपस में। ये महामारी वैसी ही थी जिसमें बहुत सारे लोग तमाम चीज़ों को परे धकेल के साथ आए, एक साथ इकट्ठा हुए, जुड़े। लेकिन एक अफसोसजनक बात, और मेरी सीमा हो सकती है जानकारी की, शायद मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ उस दौरान का, लेकिन गद्य के तौर पर, उपन्यास के फॉर्म में भी इस महामारी को केंद्र में रख के कुछ रचना उस दौर में हुई हो या आई हो, सो मुझे जानकारी में नहीं है। बहुत सारे मेरे विद्वान मित्र बैठे हुए हैं मंच पे, सारे विद्वान वक्ता भी हैं। मुझे लगता है कि अमर देशवा इसलिए बेहद ज़रूरी एक किताब के तौर पे आती है। बहरहाल मेरा काम एक बस ब्रिज बनना है, बाकी आप लोग किताब पढ़ के आए हैं और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इस पर हम बात करेंगे क्यों ये ज़रूरी किताब हमारे समय का एक दस्तावेजी काम है। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो वक्ता हमारे साथ हैं वो डॉक्टर धनंजय राय हैं। मैं आपका परिचय आप लोगों से दे देता हूँ। आप सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी दिल्ली में
विजिटिंग फेलो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में फैकल्टी हैं। आपने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और आपके हालिया प्रकाशनों में पूर्ण स्वराज और कंटेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, लेक्सिंगटन, रोमन एंड लिटिलफील्ड, न्यूयॉर्क, जहाँ ये किताब जो उनका 2022 में शामिल है, और आपके शोध लेख और समीक्षाएं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, सेमिनार, सोशल चेंज, सोशल साइंटिस्ट, थिंक इंडिया क्वार्टरली, बुक रिव्यू, द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंटेम्परेरी एजुकेशन डायलॉग, आलोचना और सम्मेलन में प्रकाशित हो चुके हैं। मैं धनंजय राय सर से आग्रह करूँगा कि सर पहले विमोचन होना है। हाँ, इसकी पूरी भूमिका मुझे कार्यक्रम की ही पता नहीं, तो विमोचन पहले हम कर लेते हैं। आप सबसे आग्रह, लेखक आप आज हैं, आपके लिए विमोचन नहीं इस कार्यक्रम से। अपूर्वा सर से आग्रह कि आप भी आ जाए सर। सर और एक दो कॉपी हेलो, कितना टाइम? 25 प्रवीण जी को हार्दिक बधाई संस्करण के लिए, और नेहरू डायलॉग्स और रचयिता के माध्यम से यह प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। हमें बुलाने के लिए उनका आभार, और राधा कृष्ण पब्लिकेशन को भी आभार इस महत्वपूर्ण हमारे समय का लिविंग दस्तावेज को दोबारा रिप्रिंट या री एडिशन को पब्लिश करने में। इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उसको मैं दोबारा कहना चाहूँगा। इस पर हम लोग कमल के साथ एक नई परत पे प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे हम इस पुस्तक को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स और जोड़ना चाहूँगा। इसका टाइटल है अमर देसवा, और ये नाम सुनते ही शायद आपको कबीर के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। जहाँ से आयो अमर वह देसवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कोई जाति पाति धर्म उस तरह का यूटोपिया, जहाँ पे कोई शायद जाति ना हो, धर्म ना हो, रूरल ना हो, अमर व देसवा। और इसका कॉम्पिटिंग टर्म भी कई लोगों ने है, जो बेगमपुरा है रविदास में, जिसपे गेराउमेट ने काफ़ी काम किया है। तो ये अम्बेडकर इंटरेस्टिंगली एक एंट्री पॉइंट अगर हम देखें तो हम बुक से थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट अलग बात करने की कोशिश करूँगा, फिर पुस्तक पे आते हैं। अम्बेडकर बुद्ध, कबीर और फुले को अपना गुरु मानते थे, 3 को गुरु मानते थे। अब लोग उसमें और लोगों को भी, जॉन ड्यू को भी जोड़ते हैं, लेकिन अम्बेडकर के 3 ओरिजिनल जो गुरु थे बुद्ध, कबीर और फुले ही थे। और एक इम्पॉर्टेंट कमेंट अम्बेडकर का कोट किया जाता है, जो भीमराव रामजी अम्बेडकर स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, GS लोखंडे की 1960 की किताब है, जिसमें कबीर के बारे में जनरली अम्बेडकर भक्ति काल, भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन कबीर को वो गुरु मानते हैं, और कहते हैं कि कबीर की कविताएं सुंदर कल्पनाशील शब्दों में बुद्ध के तर्क संगत और धर्मनिरपेक्ष विचारों को व्यक्त करती हैं। ये एक एंट्री पॉइंट अम्बेडकर का वाया कबीर। अब ये जो हम एक हमारे पास एक यूटोपिया का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन थी, या जिसको संकल्पना लेके चल रहे थे, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, वह कोविड के समय में कैसे हो जाती है, पहले से ही होना शुरू हो चुकी थी, कोविड में कैसे दिखती है।
ये अमर देशवा उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। प्रवीण कुमार जी का ये उपन्यास या लिविंग टेस्टिमोनी हमारे यूटोपिया की जांच करता है कि हमारा क्या यूटोपिया था और क्या हो गया है, इसका क्या हुआ, क्या इसे पुनः प्राप्त करना संभव है या नहीं। और अगर आप ये पुस्तक को पढ़ेंगे पहले पेज से और अंतिम पेज तक, तो इसमें यह पुस्तक केलस शब्द से शुरू होती है कि हम उसका मतलब क्या है, कैलस जो वर्ड है, हम कैलस कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, और इस अर्थ की वो पड़ताल करती है और विस्तार भी करती है कि हम कितना केलस हो चुके हैं, होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पर हमें संवेदनशीलता की गंभीरता और संवेदनशीलता की अर्थहीनता दोनों का सामना करना पड़ता है एक ही झटके में कि केलस का मतलब क्या है और क्यों मतलब है। और उपन्यास के अंतिम पेज पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे कजरौटा की हंसी और उन्हें विलाप से होती है। तो केलस शब्द से एक उपन्यास शुरू होता है, कजरौटा जो से खत्म होता है, जो वो हंस भी नहीं पा रहा है, रो भी नहीं पा रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट एक इसका स्ट्रक्चर इस सेंस में हम देखते हैं। यह उपन्यास सिविल सोसाइटी के माध्यम से शुरू होता है, जहाँ पे वकील से पूछा जा रहा है इसका सर, और ये शमशान घाट में खत्म हो रहा है। तो एक सिविल सोसाइटी से शमशान तक का एक मार्मिक पथ है इस पुस्तक में। पहला ही पेज सिविल सोसाइटी में डिस्कशन नागरिक समाज से शुरू हो रहा है और अंत शमशान घाट में होता है। या यहाँ पर आशा का व्यंग भी है इस उपन्यास में, और आशा की पीड़ा है, दोनों है। तो होप भी है, होप का सरकाज़म भी है और होप की ट्रेजेडी भी है, और दोनों दिखते हैं, दोनों आते हैं, दोनों समाप्त भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी कहानी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो बताने में फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, इसको पढ़ा ही जाना चाहिए। जो मेरा रिफ्लेक्शन है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस उपन्यास में जो विवरण है उसमें जाति है, धर्म है, प्रकृति है, उनके माध्यम से व्यक्ति है, समाज है, समुदाय है, सरकार है, प्रवास है, राज्य भी है, कोविड चीफ एंकर है, कोविड मानवतावाद के लिए अवसर और राज्य सत्ता के लिए व्यवस्था का संकट बना हुआ है। मनुष्य मददगार भी है इस उपन्यास में, और मनुष्य व्यवस्था भी है। आशा यहाँ पे जागती भी है और आशा मर भी जाती है। दुख जीवन से मुक्ति मांगता है और निरंतरता नहीं। पात्र इसमें स्थिर हैं, बहुत स्टेबल हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फ्रेजाइल है या स्थिति बहुत नाजुक है। कुछ उदाहरण मेरे तर्क की पुष्टि करेंगे, कुछ मैं कोट करना चाहूँगा इस पुस्तक से, इस उपन्यास से। ये बातचीत बहुत लोगों के बीच में है इसमें, और संदर्भ देना मुश्किल है यहाँ पे, बट कुछ कोट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में ही डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन को। तो गंगा में क्या खोज रहे थे आप लोग, ये पूछा जाता है। एक प्रोफेसर बाघ पूछता है। बाघ ने प्रोफेसर के काम में दिलचस्पी दिखाई। प्रोफेसर ने जवाब दिया लाइफ। एकदम सीधा जवाब था कि गंगा में क्या खोज रहे हैं, तो प्रोफेसर ने जवाब दिया लाइफ। तो बाघ पूछता है, तो मिली? जब समझदारी बढ़ने लगती है और भाषा संक्षिप्त होने लगती है, तो तब भाषा संक्षिप्त होने लगती है। प्रोफेसर ने जवाब दिया यस, पर आईसीयू में है वो अभी। जो लाइफ गंगा में खोजी जा रही है वो आईसीयू में है। हाशिगावा एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जो जापानीज प्रोफेसर हैं, और उनके माध्यम से बहुत चीजें कही गई हैं इसमें। एक सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है पीस के संदर्भ में। पीस का मतलब यहाँ पे एक देह से दूसरे देह को दर्द ना हो, यही शांति है। देह मतलब बांधी नहीं, बॉडी नहीं, पर पूरी धरती पर सब कुछ। सो पीस सिर्फ बॉडी से नहीं है, पीस इंक्लूसिव है। डॉक्टर साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, और यहाँ पे जो सभ्यताओं की हम बात कर रहे हैं उनके माध्यम से बहुत बार आती हैं, और वो कहते हैं कि नागरिकताएं सभ्यताओं का जाली चेहरा होती है। जिस नागरिकता को लेकर हम बढ़ते हैं और
जिस पे नेशन स्टेट का पूरा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे वो अपनी सीरियस क्राइसिस को देख रही होती है इस उपन्यास में। और डॉक्टर कहता है कि नागरिकता सभ्यताओं का जाली चेहरा होती है। आज नागरिकता का संकट नहीं, मनुष्यता का संकट है। मनुष्यता नागरिकता को तो बचा सकती है, पर नागरिकता मनुष्यता को बचाने से रही। तो जो ह्यूमनिज्म और जो सिटीजनशिप और जो टेरिटोरियलिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस उपन्यास में बहुत ही एक पावरफुल नैरेटिव के फॉर्म में आता है। और महामारी ने एक उद्योग का रूप ले लिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है इस उपन्यास में। और ये तो बहुत ही एक मेटाफर हो गया है जो बहुत जगह दोहराया भी गया है, मैं भी दोहराऊंगा। हाशिगावा का कमेंट, कुछ असली है तभी कुछ नकली है, असली क्या है खोजना है। मतलब जो सर्च है, नॉलेज की कॉन्टिन्यूटी है, वो चल रही। 4 जो मुद्दे हैं वो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसके किताब में। इस पुस्तक में रियलिटी है और मेटाफर भी है। यह उपन्यास वास्तविकता और रूपकों का उत्कृष्ट मिश्रण है। मेटाफर और रियलिटी का एक इम्पॉर्टेंट मिक्सचर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि रूपक बहुत शक्तिशाली हैं और व्यापक होते जा रहे हैं। मेटाफर बहुत पावरफुल हुए हैं इस पुस्तक में। यह उपन्यास कुछ दिलचस्प तथ्य और बाइनरीज प्रस्तुत करती है, जैसे कि सभ्यताएं जल निकायों के नियंत्रण पर पनपती हैं। जो सिविलाइजेशन है वाटर बॉडीज को कंट्रोल किए बिना नहीं हो सकती थी, और जब आप कंट्रोल करने का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का होना ही होता है। इसके विपरीत वन जीवन समतावादी प्रतीत होता है। राज्य जल निकायों पर एकाधिकार रखता है, जबकि जंगल का जीवन लोक केंद्रित रहता है। और आप बहुत सारे जो स्टडीज हैं इस बात को कहेंगे कि जो सिविलाइजेशनल जो वाटर बॉडीज के थ्रू पनपी एक्सपेंड की, उनका अपना वायलेंस के साथ सिविलाइजेशन और वायलेंस में क्या रिलेशन रहा है। तीसरा पॉइंट जो है, अमर देशवा बहुत ही अलग तरीके से नागरिकता विमर्श में योगदान देता है और जो कि महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। हम अभी तक जो सादत हसन मंटो की टोबा टेक्सिंग का नो मैंस लैंड पढ़ते रहे हैं, इसमें भी वो जो सिटीजनशिप की क्राइसिस है कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किसके पास जाएं, वो दिखता है। अमर देशवा के पात्रों में रोजमर्रा की जिंदगी में नागरिकता विकसित हो रही है। अंत में मानवता पर जोर दिया गया है। यह बात लगभग कोविड-19 के मध्य में होती है। और अंतिम जो पॉइंट है उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे 25 मिनट से जो अगर बच गए हो तो मैं बाद में उसको कंपनसेट कर सकता हूँ। अमर देशवा में जो पात्र हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनका सक्रिय जीवन है, उनकी एजेंसी सुस्त नहीं है, लेकिन सामाजिक आंदोलनों से कुछ दूरी बनाए दिखते हैं। शायद ये हमारे समय का भी सच है और इसके लिए सिर्फ लेखक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि कॉम्पनसेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने समय से पहले किया है, तो बाकी दर्शकों के हिस्से कुछ समय आना चाहिए, तो वो समय आपने दे दिया है। और अगले हफ्ते कमल नयन चौबे सर हैं, तो इनके लिए भी समय शायद इधर पे डाउन हो गया है। से आपसे आप वैसे तो इनकी लेखनी से और बाकी चीज़ों से परिचित ही हैं, फिर भी औपचारिकता है परिचय की। मैं कमल नयन चौबे सर के बारे में आपको बता दूँ कि आप दयाल सिंह कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और आपकी प्रकाशित पुस्तकों में जातियों का राजनीतिकरण, बिहार में पिछड़ी जातियों को उभार की दास्तान, जंगल की हकदारी, राजनीति और संघर्ष सम्मिलित हैं। आपने जॉन रॉल्स और विल किम लिखा जैसे सुप्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकारों तथा या देसाई, रामचंद्र गुहा और माधु गाडगिल, उज्जवल कुमार सिंह और अनुपमा रॉय जैसे भारतीय विद्वानों की कृतियों का हिंदी अनुवाद भी किया है। और मुझे इसलिए भी ये बात कहनी पड़ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी माध्यम के छात्रों की जो लड़ाई रही है, उसमें किताबों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है उनके लिए, खासतौर पर उनके ज्ञान के विस्तार के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में ही आमतौर पर ये चीज़ें उपलब्ध होती थी। तो एक बहुत अद्भुत काम है। आपने जानप्रीत के साथ भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष और सुरेंद्र एस जोधका के साथ भारतीय ग्राम श्रृंखला के 3 खंडों का सह संपादन भी किया और CSTS की पत्रिका प्रतिमान के संपादक की टीम से भी जुड़े रहे हैं। तो ये कमल नयन चौबे सर का परिचय है, और अब मैं आग्रह करता हूँ कमल नयन चौबे सर इस किताब पर अपनी बात रखें। प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज़ आ रही है? और
मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं रविकांत सर, नरेश जी और धनंजय और मुन्ना जी के साथ मंच साझा कर रहा हूँ। और मैंने इस उपन्यास को तब पढ़ा था जब हम पहली बार जब हम सब कोरोना से बाहर निकल ही रहे थे और ये किताब आ चुकी थी और धीरे धीरे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी उससे हम ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे थे और थोड़ी घबराहट भी थी कि अरे आदत हो गई है, यही तो ठीक है। और फिर जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो उसके पहले हम सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उस दौर से गुजर चुके थे जहाँ पर हमारे आस पड़ोस में हमारे परिचित लोगों में से कई सारे लोग गुजर चुके थे इस बीमारी के कारण, जिसे कोरोना के रूप में हम लोग जानते हैं। और वो ऐसा दौर था जिसको हम सब लोगों ने महसूस किया। और एक जगह मैंने किसी बड़े टीकाकार की टिप्पणी पढ़ी थी कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई परिचित, नज़दीकी परिचित इस बीमारी से इस दुनिया को छोड़कर ना गया। तो वह एक भयावह दौर था और उस दौर से निकलते हुए जब मैंने अमर देशवा को पढ़ा तो मुझे उसकी त्रासदी को और गहरे रूप में समझने में मदद मिली। कि एक तो चीज़ होती है जब हम अपने आस पड़ोस में चीज़ों को होते हुए देखते हैं। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग आमतौर पर मध्य वर्ग के लोग हैं। कुछ लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत हुई, पर बहुत सारे लोग अस्पताल तक पहुंचे, सुविधाएं थीं, पर शायद महामारी ऐसी थी कि वो नहीं बच पाए। लेकिन हम दूर से अखबारों में पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए इस बात को महसूस कर रहे थे कि ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली छोड़कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, कैसी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो अस्पतालों में जा रहे हैं लेकिन उनके लिए बेड नहीं है, उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। और जब मैंने अमर देशवा को पढ़ा तो उस पूरी त्रासद स्थिति से मानो हम सब एक पाठक के रूप में मैं फिर से गुजरा। और इस पुस्तक की छाप, इस उपन्यास की छाप मेरे मन में लंबे समय तक रही। मैंने सोचा कि इस पर कुछ व्यवस्थित लिखूंगा, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। मैंने बस एक छोटी सी टिप्पणी लिखी और बाद में बस इसकी जो कहानी है वो मेरे मन के साथ रह गई। और अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो मुझे कई बार यह लगा कि प्रवीण जी जो हैं वो वकील साहब के रूप में खुद इस उपन्यास में मौजूद हैं, क्योंकि मैं इनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। इनकी हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन कोर्स साथ किया था, हम 1 महीने साथ रहे थे, लंच पर हमारी बातचीत होती थी। तो मुझे ये लगा कि एक व्यक्ति, एक जो साहित्य के अध्येता हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं संवैधानिक मूल्यों को लेकर। और वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं कि मैं साहित्य की दुनिया में हूँ, साहित्य की बात करता हूँ, लेकिन मुझे उन सारी संकल्पनाओं से भी जूझना है और उन संवैधानिक स्थितियों को भी समझना है जो आमतौर पर साहित्य के विद्यार्थी दूसरी दुनिया का मानकर छोड़ देते हैं। यानी कि संविधान के बारे में, अगर मैं तो राजनीति विज्ञान से हूँ, लेकिन अमूमन जो मेरे मित्र हैं जो हिंदी साहित्य के हैं, वो ये मानते हैं कि संविधान के बारे में मेरी जानकारी होनी चाहिए। मुझे जानकारी है, लेकिन मैं इस चीज़ से जूझने वाला नहीं हूँ कि नागरिक समाज किसे कहते हैं। मैं इस चीज़ से जूझने वाला नहीं हूँ कि अलग अलग तरीके से जातियों के बारे में क्या सैद्धांतिकरण हुआ है। लेकिन एक लेखक के रूप में और एक मित्र के रूप में मैंने प्रवीण कुमार जी में वो एक जिज्ञासा देखी और वो इन चीज़ों से जूझने की एक प्रवृत्ति भी देखी। और मुझे लगता है कि यह चीज़ इस उपन्यास में काफ़ी गहरे स्तर पर दिखाई देती है, जहाँ पर लोग हैं जो कि संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के माध्यम से देश और समाज रचने की बात कर रहे हैं। उनका भरोसा है कि हम इस तरीके से समाज को बदल सकते हैं। और ऐसे लोग हैं जो कि ईमानदारी से अपने पेशे को, मिसाल के तौर पर डॉक्टर मंडल अपने डॉक्टरी पेशे को संचालित कर रहे हैं। मैं इस उपन्यास पर फिर से वापस आऊँगा, पर मैं एक दो बातें कहना चाह रहा हूँ। जैसे जब हम एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग पढ़ाई जाती है जातियों के राजनीतिकरण के बारे में, और उसके बारे में रजनी कोठारी का जो पूरा सैद्धांतिकरण है वह बहुत मजबूत तरीके से सामने आता है। तो एक बार जब मुझे मौका मिला, या उसके पहले ही एक बार पढ़ चुका था मैला आंचल पढ़ने का, तो मैंने महसूस किया कि जाति की राजनीति हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरीके से काम करती है, वह पहचान लोगों की प्राथमिकताओं को कैसे तय करती है।
शायद उस उपन्यास में ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाया गया है कि जब देश आज़ाद हो रहा है तो लोग कैसे इसको एक मजबूत आधार के रूप में अपना रहे हैं। तो मैं बोलना यह चाह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो कि बाद में समाज विज्ञान में एक संकल्पना के रूप में सामने आती है चीज़ों को समझने के लिए, वह चीज़ उपन्यास में पहले से मौजूद थी। मैला आंचल में वो चीज़ थी। वहाँ यह चीज़ थी कि लोगों ने गांधी को व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है, बल्कि गांधी एक अलग तरह की छवि बना चुके हैं लोगों के मन में। वह अलग अलग रूपों में उनके सामने आ जाते हैं और बाद में यही चीज़ 80 के दशक में एक अलग तरह से हमारे सामने आती है समाज विज्ञान में। यानी कि मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो साहित्य में एक अमूर्त रूप में या फिर एक कहानी के रूप में हमारे सामने मौजूद थी, कहानी के भाग के रूप में, समाज के वर्णन के रूप में, बाद में उन्होंने काफ़ी मजबूती से एक तरीके से समाज विज्ञान में सामने आई। मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि जिन्होंने जातियों के राजनीतिकरण की बात की उन्होंने मैला आंचल पढ़ा था या नहीं, या जिन्होंने गांधी के महात्मा के रूप में आने की बात की उन्होंने मैला आंचल पढ़ा था या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उसका एक संकेत हमें साहित्य में मिलता है। और अमर देशवा उपन्यास मुझे लगता है कि उसी कड़ी में आने वाले समय में जाना जाएगा जहाँ पर वो हर वो चीज़ है जो एक कस्बाई ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पर गाँव की ज़िंदगी का वर्णन नहीं है, पर एक ऐसे जगह का वर्णन जरूर है, अघोरी बाजार, जो एक कस्बा सा लगता है। और अगर हम समाज विज्ञान की अभी अध्ययनों में बात करें तो कई तरह की चीज़ों पे बातचीत आजकल चल रही है। सबसे ज़्यादा बातचीत चलती है नागरिक समाज पर, जो यहाँ पर एक तरीके से दिखाया गया है कि कैसे लोग जो है एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अर्बन प्लानिंग पर काफ़ी बातचीत होती है कि शहरों को कैसे बनाया जाए, उसमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उसकी क्या त्रासदी हो सकती है, उसमें किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उसके बारे में प्रवीण कुमार के उपन्यास में बहुत ही गहरे स्तर पर दिखाया गया है कि जो अर्बन प्लानिंग की चीज़, और हम किसी भी शहर में जाएं, हम दिल्ली में भी देखें तो वो एक खेल चलता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यमुना के किनारे की जो ज़मीन है वह किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है, तो शायद वही चीज़ एक छोटे रूप में अघोरी बाजार के वर्णन में भी हमें दिखती है। मैं और बिंदुओं का संकेत करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह सिर्फ यह बात है कि ये जो उपन्यास है वह महामारी के बारे में, उसकी त्रासदी के बारे में बताती है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह इस बात की ओर भी संकेत करती है कि जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय में किस तरीके के मुद्दे हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और जिन पर हम बिल्कुल सामूहिक रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर्यावरण का प्रश्न है उसमें, क्योंकि अगर नदी की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, अगर शहरों में गंदगी रहेगी, तो वो चीज़ें बहुत गहरे रूप में हमारे सामने आएंगी। स्वास्थ्य सेवा की बात है, और स्वास्थ्य सेवा की बात वो काफ़ी साफ तौर पर है, शायद हम सब लोग जानते भी हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो असल में डॉक्टर नहीं होते हैं, पर डॉक्टर बनकर दिल्ली जैसे शहर में भी ऑपरेशन करते रहते हैं। तो अघोरी बाजार जैसे जगहों पर तो उनकी बहुत ज़्यादा भरमार है, और क्योंकि मैं भी छोटे शहर से आता हूँ तो मैं जानता हूँ मेरे शहर में भी उनकी भरमार है। उसके बारे में, उस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की त्रासदी के बारे में अमर देशवा उपन्यास में डॉक्टर प्रवीण कुमार ने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन किया है। भ्रष्टाचार की बात है जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, वह भी इस उपन्यास में सामने आता है। जो अमर देशवा उपन्यास की खासियत है, अगर मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नज़र से कहूँ तो वह यह है कि अमर देशवा एक ऐसे समय की दास्तान प्रस्तुत करती है जहाँ पर शासन के द्वारा यह दावा किया जाता है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं, जहाँ शासन के द्वारा यह दावा किया जाता है कि हम बुनियादी तौर पर जितनी भी समस्याएं हैं उसको हम सुलझाने की स्थिति में हैं। उसमें यह चीज़ बताती है कि अगर हम छोटे शहरों में जाएं, वहाँ की ज़िंदगी को देखें, तो वहाँ की स्थिति कैसी है वह उसकी एक साफ झलक मिल सकती है।
और जिस तरीके के चरित्रों को प्रवीण कुमार ने उठाया है वो हमारे आसपास के व्यक्तित्व लगते हैं, हमारे आसपास के चरित्र लगते हैं। इन्होंने लव जिहाद के मसले को भी इस उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जिस अधिकार को संविधान हर वयस्क को देता है, उस अधिकार का उपयोग करने के कारण दो लोगों को अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलकर दूसरी जगह पर रहना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं एक महामारी के महावृत्तांत के साथ साथ जो कि यह उपन्यास हमारे सामने लाकर रखती है। और भविष्य में जब आमतौर पर होता यह है कि अगर राजनीति विज्ञान में मान लीजिए कि कल को कोई कोरोना महामारी और राज्य जो विषय है उसी पर अगर कोई अनुसंधान करने जाए, रिसर्च करने जाए, तो वो मोटे तौर पर कुछ लोगों का इंटरव्यू करेगा, कुछ लोग अखबारों के में जाकर देखेगा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, किस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अभी भी यह स्थिति बनी हुई है कि उसमें अमर देशवा जैसे उपन्यास या फिर मैं कहूँ कि और कई साहित्यिक कृतियाँ पीछे छूट जाती हैं, जिन कृतियों को प्रकाशित हुए बहुत लंबा समय हो चुका है और जो एक क्लासिक का दर्जा पा चुकी हैं। शायद वहाँ तक लोग जाते हों, वहाँ भी लोग नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते होंगे, पर इस तरह की कृतियों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे ऐसा कोई मित्र मिला, कोई साथी मिला जो कि कहेगा कि वो इस दौर की राजनीति को समझना चाहता है, सिर्फ कोरोना को नहीं बल्कि इस दौर की राजनीति को, तो मैं यह जरूर कहूँगा कि उसे अमर देशवा उपन्यास पढ़ना चाहिए। एक आखिरी बात मैं यह कहूँगा कि और ये मैंने लेखक उपन्यासकार प्रवीण कुमार जी से भी कही है, जब हम नई परख पर बातचीत कर रहे थे तब भी मैंने यह सवाल किया था कि एक चीज़ शायद जिसकी तरफ धनंजय ने इशारा किया और वह है एक सामाजिक रूप से गोलबंद होकर कुछ राजनीतिक गतिविधि करने की प्रवृत्ति, जिसका एक इस उपन्यास में थोड़ा अभाव दिखता है। दूसरा यह कि अगर हम सिर्फ इस उपन्यास को आधार मानेंगे तो शायद हम भूल जाएंगे कि उस दौर में ऐसा भी हो रहा था जब एक खास धार्मिक समूह के लोग जब एक जगह फंस गए थे तो तकरीबन एक हफ्ते तक, 10 दिन तक यह माहौल बनाया गया कि यही वो लोग हैं जो कोरोना बम हैं, यही वो लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं। इस स्तर की जो सांप्रदायिकता है, जो सांप्रदायिक विभेद की राजनीति है, मुझे ऐसा लगा कि शायद लेखक उस स्तर पर जाकर इन चीज़ों को स्पर्श नहीं कर पाए। जो मानवीय त्रासदी थी वहाँ इनकी नज़र काफ़ी गहरे स्तर तक जाती है। जो व्यवस्था की नाकामी है उसको ये बहुत ही सफलतापूर्वक और तीक्ष्णता के साथ हमारे सामने रखते हैं। अगर हम इसे पढ़ते हैं, इसकी भाषा शैली से गुजरते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर तक प्रभाव डालती है। लेकिन जो एक सांप्रदायिक राजनीति का उफान है, शायद वह बहुत हल्के रूप में दर्ज हुआ है। उसकी भयावहता उस रूप में दर्ज नहीं हो पाई है जिस रूप में कोरोना महामारी के दौर में वह उभर कर सामने आई थी। लेकिन जैसा कि धनंजय ने कहा, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक उपन्यासकार से हम हर पहलू पर अपने हिसाब से दृष्टि डालने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा और ये मेरे बातचीत का आखिरी बिंदु है कि आने वाले समय में, अभी ही यह उपन्यास एक क्लासिक का दर्जा पा चुका है, आने वाले समय में यह उपन्यास कोरोना महामारी के दौर में हुई त्रासदी को समझने के लिए एक बुनियादी टेक्स्ट के रूप में माना जाएगा कि अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। और मैंने उपन्यासकार प्रवीण जी को यह सुझाव भी कई बार दिया है कि यह कोशिश होनी चाहिए कि यह सिर्फ हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं में अनुदित ना हो, बल्कि जो विश्व की भाषाएं हैं, खासतौर पे अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि हिंदी के एक उपन्यास को पुरस्कार मिला तभी जबकि वो अंग्रेजी में अनुदित हुई, तो उसका भी प्रयास होना चाहिए, सिर्फ पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि एक दस्तावेज के रूप में यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और एक अनुभव जो उपन्यासकार ने इस उपन्यास में संजोया है उसका साझापन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ महसूस कर पाएँ। तो मैं अपनी बातचीत को यही रोकता हूँ और बाकी में कुछ और बातचीत होगी, कुछ बोलने का मौका मिलेगा तो बोलूँगा। धन्यवाद। जिसकी बात शुरू हो रही थी कि राजनीति के तौर पर मैंने कहा था, असल में इस पिछली गई सदी में जो 2 महायुद्ध हुए उसमें
पूंजीपतियों का बड़ा, पूंजीवादी मानसिकता का बड़ा जोर रहा कि वो पीछे उनकी जो पूरी राजनीति थी उनकी थी। और जब ये महामारी आई, इसको भी माना गया और ये काफ़ी हद तक ये सिद्ध भी हो चुका है कि इसी लालची पूंजीवाद की देन है महामारी की। असल में पाठक क्योंकि होने के कारण ये भी हो जाता है कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ, दोनों स्थितियों में प्रवीण कुमार उस बिंदु तक जरूर पहुँच जाते हैं कि राज सत्ता को तो नंगा कर देते हैं, वो फेल हो गया वहाँ महायुद्धों में वो फेल हुए। और यहाँ भी जब उनका खड़ा होना था इस डेमोक्रेट नेशन में या दुनियावी डेमोक्रेसी के नाम पे जो पूरी दुनिया में चल रही है सरकारें, वो सारे के सारे कहने के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके उपन्यास थोड़ा विशिष्ट हो जाता है। लेकिन आपने बहुत उन चीज़ों का जिक्र कर दिया जहाँ से हम सभी आते हैं। आरएमपी डॉक्टर्स ने कैसे दुकानदारियाँ सजाई और कैसे चलती रही पूरी, उसके तो एक बड़े चैनल पर हमने देखा भी, वो बता रहा है कि इस बीमारी की दवाई दे देंगे। बहरहाल मेरा काम सिर्फ ये है कि अपने अगले विद्वान वक्ता को बुलाना है, लेकिन कुछ लोग हो जाता है तो वो बीच में आ गए। मैं नरेश गोस्वामी सर का परिचय आपसे करा दूं। आप धर्म और राजनीति के अंतर संबंधों के शोध अध्येता हैं। आपने हिंदी समाज विज्ञान कोश अभय कुमार दुबे जी से संपादित किया था, उसमें लगभग 65 लेखों में अपना योगदान दिया है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में शोध लेख और समीक्षाएं आपसे प्रकाशित होती रही है। आपकी संपादित पुस्तकों में स्मृति शेष स्मरण का समाज विज्ञान, अनुवाद ग्रेनविल ऑस्टिन की क्लासिक कृति द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, हिंदी शीर्षक भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, निवेदिता मेनन की पुस्तक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, हिंदी शीर्षक नारीवादी निगाह से। संप्रति आप बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के देशिक अनुसंधान अभिलेख केंद्र में कैडमिक फेलो हैं। सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर अपनी बात करते हैं। शुक्रिया। मैं शायद मतलब इस उपन्यास का सबसे बाद वाला पाठक रहा हूँ और ये मेरे पास पहुँच पहले गया था, लेकिन मतलब मैं खुद कोविड का अनुभव था और मैं कितना भयभीत था, तो मैं इसको इस रूप में मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी लोगों का भी क्या हाल रहा होगा उसमें, कि मैं इस किताब को इसलिए नहीं पढ़ पाया कि मैं उस पीड़ा से नहीं निकलना चाहता था। और आश्चर्य ये है कि मतलब अब लगता ये है कि कोविड की स्मृति या स्मारक जो है वो ये नोवेल है, उसके बाद से उसके बारे में सोचना है, मतलब जैसा कुछ मतलब वो इतनी बड़ी त्रासदी थी ही नहीं। मतलब आंकड़ों की बात हम ना करें, लेकिन जितने मतलब बड़े पैमाने पे कई महीने मतलब खासतौर पर वो दौर जो दूसरी लहर का जो दौर था, उसमें क्या हाल हुआ था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल एक सपना सा था, कोई इस देश में इस समाज में कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो वो प्रचार माध्यम, वो पूरा मीडिया का संसार, राजसत्ता का संचालन, छवियों का प्रबंधन, वो कितना मारक है कि मतलब अब ये बात आप ठीक कह रहे हैं लोग, मतलब ये उपन्यास एक दस्तावेज के रूप में रहेगा, क्योंकि और जो स्रोत हैं, जो मीडिया के माध्यम हैं, वहाँ तो ये बात अब खत्म हो चुकी। खैर, अब यहाँ से मैं दूसरी बात मैं शुरू करता हूँ। इस उपन्यास में नागरिकता को लेके बहुत दिलचस्प बातचीत है, डॉक्टर मंडल और अमृत, और उसमें लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि लेखक के रूप में पर प्रवीण जी उस बहस को कहीं किसी एक निष्कर्ष की ओर लेके नहीं जाते। एक जगह तो अमृत जो है जब मंडल से बहस कर रहे हैं वो, और मंडल जो है वो ये कह रहे हैं कि नागरिकता एक कमतर चीज़ है, वो तो मनुष्यता तो नागरिकता को बचा सकती है, लेकिन नागरिकता नहीं बचा सकती है। तो इसी बहस में एक जगह अमृत कहता है कि आपका बस में चले तो आप तो राष्ट्र को भी स्वीकार ना करें, आप तो स्टेट को भी ना आप मानें।
मैं जब ये पढ़ रहा था तो इसके इर्द गिर्द जो है वो मुझे ख्याल आया कि क्या वाकई जो वंचित लोग होते हैं और ख़ास तौर पे अगर कजरोटा को आते हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं, क्या उनका वाकई राष्ट्र होता है? तो वो किस या उस राष्ट्र की तामीर में, उस राष्ट्र के प्रबंधन में उनकी कोई से उनकी भूमिका, उनकी वो दखल। तो ये मुझे लगता है कि अमृत और मंडल जो है जिस नागरिक समाज के बारे में बहस कर रहे हैं, उस बहस को थोड़ा, मतलब मैं एक पाठक के तौर पे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि उपन्यासकार को ये करना चाहिए, जो मेरा पाठ है। अच्छा, एक तीसरा और पहलू है, वो उपन्यास का जो अंतिम हिस्सा है, मतलब वो इतना भावुक कर देता है कि मैं तो उसका जो बाद का हिस्सा, मैंने 2 बार पढ़ा मैंने ये, लेकिन मेरे ये दोनों बार ही अंतिम 100 शब्द स्पष्ट होंगे कि जिसमें आँख भीग जाती है और कोहरा छा जाता है, आपको लगता है कि अब रुक के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ होता क्या है, वहाँ भी मेरे मतलब वो एक अवसाद जो है, और हम लगभग अपने को अवसाद में जाते हुए पाते हैं। ये वो स्थिति है कि आप देखिए, मैंने कई सारे पात्र हैं जिनका देहांत हो चुका है। कजरोटे के जो बच्चे हैं वो चले गए हैं, रज़ाक की मौत हो गई है, और जो छोटे हैं वो भी मर चुका है। हालत ये है कि हमारे मंडल को रामायण के पास जाना पड़ता है उसके इलाज के लिए, और अमृत भी वहीं पहुंच रहा है जहाँ जो MMTH वो जिसके खिलाफ कहा है, अंततः जो शरण मिलती है वो वहीं मिलती है। तो ये एक ऐसा गहरा अवसाद है कि लगता फिर यहाँ से ये है कि ये फिर जो सारा जो चल रहा है, ये एक व्यवस्था है, एक देश है, और जिसके प्रति हमसे जो है बहुत हम पे कर्तव्य आयद किए जाते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए इसके लिए। लेकिन हालत ये है कि इस उपन्यास में जीत रहे हैं जो जीतने वाला पक्ष है, वो वही पक्ष है कि जिसने पर्यावरण को, लोगों के जीवन को, शहर को, नदियों को बर्बाद कर दिया। तो ये अब यहाँ से फिर एक और सवाल शुरू होता है कि अगर ये सारे लोग हार चुके हैं, तो क्या इस उपन्यास का अंत कुछ और होना चाहिए था? सिर्फ एक सुराग इसमें मिलता है कि अमृत जब अपनी माने कोविड से जूझ रहा है और बच जाता है, तो मंडल साहब उसको एक संदेश भेजते हैं, और उसमें फिर ये है कि इसके बाद शुरुआत, ये नाकाफी है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं जिन लोगों को जिंदा रहना चाहिए, जो बच सके। तो ये एक तो अवसाद के एक माहौल में खत्म होता है। ऑफ कोर्स मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये उपन्यासकार का दायित्व नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस कहानी में कुछ उम्मीदें भरता, अलग से कुछ उसकी फीलिंग करता, ये नहीं कह मैं। ये पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में जो चीज़ें आई, मतलब वो आपको अवसाद की स्थिति में छोड़ता है, और जबकि पाठक का मन कहता है कि नहीं, यहाँ उम्मीद होनी चाहिए, बहुत भारी हो है, अब एकदम पत्थर का हाल है, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ तो लगे। और यहाँ से फिर मैं आप दोनों की बातचीत सुन रहा था, वो मुझे फिर बात आई में कि इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसके प्रति कोई व्यापक
एक प्रतिक्रिया जो थी कहीं, मतलब उसकी ओर संकेत भी नहीं। इसका जो प्रतिकार है, मतलब लोग झेल रहे हैं, लोग सहन कर रहे हैं, लोग कालकवलित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इसके खिलाफ कोई दीर्घगामी कोई लामबंदी की कहीं कुछ एक शुरुआत। राजू जो है कुसुम का भाई, वो भी अंततः गांव चला जाता, वो रामायण को स्वीकार नहीं करता और उसके पास कमाने का एक मौका है, लेकिन उसमें एक नैतिकता है और वो बहन को भी बोल देता है कि वहाँ जाके कह दें कि वो मतलब वो मर चुकी है। लेकिन मतलब इसमें लगता ये है कि क्या जिस स्थिति की कामना की जा रही है, मतलब उसका संकेत मुझे लगा कि नहीं मिल पा रहा है। बहुत गहन दुख पे और विध्वंस पे है, चीज़ें टूट चुकी हैं। और ख़ास बात ये भी है, बल्कि ये बोलते बोलते मुझे ध्यान में आया, मतलब वो उपन्यास जब शुरू होता है तो अमृत हार चुका है। फ्लाईओवर के निर्माण के खिलाफ जो 3 साल से केस वो फाइट कर रहा है, जैसा संघर्ष कर रहा है, वो हार चुका है। और अब हालत अघोरी बाजार की ये है जो कुछ भी इंगित कर सकता है। तो कि वो जो के जो भी शहर छोड़ता है या तो शमशान जाएगा या फिर राजधानी जाएगा, और विकल्प नहीं रहा है। तो ये हार के उससे ये शुरू होता है दुख, अवसाद, बहुत गहन, मतलब एक ऐसी स्थिति जब दुख लोगों को किंकर में मूड कर देता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती। यहाँ मुझे लगा कि कुछ और होना चाहिए और शेष में बात नहीं अगर शेष जो होना है वो बचा रहे तो वो संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो वो अवकाश उन्होंने दे रखा है। और बाकी रविकांत सर बोलेंगे, आप अनुवादक और एक इतिहासकार और लेखक के तौर पे इनको जानते हैं, और हमारे जैसे लोग जो परसेंटेज नहीं होने की वजह से और स्कूलों से भाग के जो सिनेमा के पर्दे से परिचित रहे हैं एक ज़माने में, खासतौर पर 90 के दशक में, उसके बाद जब आप दिल्ली आते हैं और रामजस जैसे कॉलेज में पढ़ने लगते हैं, हिंदू में पढ़ने लगते हैं, और फिर लगता है कि यहाँ कम नंबर लाए लोगों के लिए भी गुंजाइश बन जाती है किन्हीं कोर्सों में, तो फिर रविकांत सर जैसे लोगों के लेखों से आपका पाला पड़ता है। और फिर उसके बाद लगता है कि अब तक जो आपने यूं ही और बर्बादी का जो टैग लगा के आप घूम रहे थे, वहाँ काम की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मीडिया नगर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे जब रविकांत सर के लेखों से हम परिचित हुए फर्स्ट ईयर के दौर में, और ये मेरा थोड़ा सा वो आप विचलन समझ सकते हैं विषय से, क्योंकि लेखक को खराब लगता है कि नहीं आप समझ और इन दिनों में जो लेटेस्ट है वो ये है कि गुलशन नंदा का किसी तीसरे मार्फत से एक व्यक्ति ने भेजा कि अगर इनको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा गुलशन नंदा पर। तो हमने कहा कि हमने गुलशन नंदा की कटी पतंग पढ़ी थी और उसके राने पकड़े जाने की वजह से हमारा कटा था, तो ये एक अलग है, इस वजह से मुझे याद है। और फिर वो फिल्में भी डिट्टो कॉपी टू कॉपी फ्रेम टू फ्रेम चली वैसे जो लिखा करते थे, तो हम लोग उन मुरीदों में से रहे। लेकिन फिलहाल ये इन बातों का यहाँ पे वो नहीं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं CSDS में और संपादक हैं प्रतिमान की। आपकी किताब मीडिया की भाषा लीला से हम परिचित रहे, मुझे लगता है कि माधवी के लेखों से तो आप लोग सभी परिचित ही हैं। आपकी सह संपादित किताबों में इंग्लिश लाइव लैंग्वेज मिक्सिंग अक्रॉस मीडिया फ्रांसिस्को सिनी के साथ है, ट्रांसलेटिंग पार्टीशन एसेज स्टोरीज क्रिटिसिज्म विद थरूल सेंट, दीवाने सराय 1 तथा 2 संजय शर्मा जी के साथ, पत्रिकाएं नया पथ साहित्य उद्यान विश्राम अर्जुमन दारा के साथ, और हंस नवाचार के जनाचार, और बाकी सारी लेख जो चीज़ें जो पहले जिक्र किया जा चुका है। तो रविकांत सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप बोलें, और बाकी जो शेष है उस पर आप। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी, शुक्रिया आप सबका दोस्तों।
और ख़ास तौर पर मैं अपने को पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो टिप्पणियाँ हैं वो तदर्थ किस्म की हैं। मैं अंतिम टिप्पणी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इनको बहुत पढ़ा लिखा इंसान मानता हूँ। उसके आधार पर मैं टिप्पणी देता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी किताब मैंने प्रवीण चाह कर भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया इन गंभीर पाठकों की टिप्पणियों से। मैं इन्हीं की बातों को दोहराता हूँ एक तरह से। हाँ, मैं अपने ढंग से दोहराऊंगा उसको, ठीक है। मैं कुछ अलग नहीं कहने जा रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं बोल चुके। मैं पहली बात तो मैं भी टाइटल से ही शुरू करूँ धनंजय, कि अमर देसवा जाहिर है कबीर है। कजरौटा जो कबीर से भाग करके फिल्मी दुनिया में जाता है, गुलशन नंदा वाली दुनिया में जाता है, वो वापस उसी कबीर की शरण में आता है। इसमें एक गंभीर सभ्यता का द्वंद्व छुपा हुआ है। हम कबीर की शरण में उत्तर भारतीय कब जाते हैं? हम कबीर की शरण में मरघट पर ही जाते हैं। यानी हमने ऐसे इंसान को जो कि मौत की बात करता है, लेकिन मौत के बाद की जिंदगी की बात करता है और पूरी शिद्दत से इस जीवन की आलोचना करता है, इस जीवन की तरतमता की आलोचना करता है, एक सामाजिक आलोचना प्रस्तुत करता है धर्म की, उसको हमने एक अनुष्ठानिक कवि बना दिया है। हमने एक तरह से महिमा भी एक तरह से कबीर को बख्शी है कि हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तब हम कबीर के पास जाते हैं। हमारा जीवन जब नहीं होता तो हम मौत में जाते हैं। ये जो एक जाहिर है कि ये किताब, एक उपन्यास आप सबने बिल्कुल सही कहा कि एक दस्तावेज है हमारे उस समय का, जिसको हमने खुद भोगा है। हम सब चाहें तो इस तरह की कहानियाँ या इस तरह के उपन्यास लिख सकते हैं, इस तरह के संस्मरण हम खुद सुना सकते हैं। जाहिर है हमारे पास उस तरह की योग्यता या उस तरह के स्किल्स नहीं है ना, दक्षता नहीं है जो प्रवीण के पास है। प्रवीण की 1-2 कहानियाँ मैंने पढ़ी अभी और ये उपन्यास अभी पढ़ रहा हूँ। मुझे पुद्दन कथा भी बहुत अच्छी लगी थी, देवेश ठाकुर की, जो इसी थीम पर है, और वो बहुत ही जाहिर है कि प्रवीण बहुत महत्वाकांक्षी लेखक हैं और साहित्यकारों के बीच में ये समाज वैज्ञानिक, तो ये कोशिश करते हैं कि तरह तरह के तंतु कोई छूटे नहीं, जो चारों तरफ ताना बाना है ना, कोई कहानी छूटे नहीं। कोई इमेज जो टेलीविजन पर हमने देखा था, वो साइकिल पर चलना मजदूरों का वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, वो नहीं छूटे। वो हॉस्पिटल्स का बनना है ना, हॉस्पिटलों का होटल बनना है ना। हम जानते हैं अगर कंपनियों का प्रॉफिट देखें, उनका मुनाफा देखें, तो हम जानते हैं कि फार्मा कंपनियों ने बहुत कमाया। हम ये भी जानते हैं कि डिजिटल कंपनियों ने बहुत कमाया, क्योंकि इनके चलते ही सब कुछ कारोबार चल रहा था। हम सब खौफ में जी रहे थे और वो खौफ ही, उस खौफ पर जाहिर है कुछ लोग जो अच्छे थे वो अच्छे ही बने रहते हैं। ये मैं भी सोचता कि क्या कोरोना हम सबको सुधार देगा, बेहतर इंसान हमें बना देगा क्या? तो जो नरेश जी कह रहे थे ना कि इतना नैराश्य है ना, कि पाठक को लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। तो जहां कहानी खत्म हो रही है उस काल में तो अच्छा कुछ हो नहीं रहा, तो उम्मीद करना थोड़ा सा ज्यादा है ना। वो तो बस वही कबीर है, वही यहाँ पर एक मतलब मैं बतौर इतिहासकार मैं इसको एक लंबे उस समय भी सोचता था जब सब हम लोग सब लेटे हुए थे बारी बारी से और अपने दोस्तों को खो रहे थे। कई बार दोस्तों को फोन लगा रहे थे कि भैया कुछ कर दो, जो डॉक्टर थे कुछ बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी कह रहे थे भैया मेरे पास मत लाना किसी को, मैं कहीं लेटने की जगह नहीं दे पाऊंगा तुमको।
तो इस तरह की स्थितियाँ जो आती हैं, क्या इतिहास में ऐसी स्थितियाँ आई हैं? हम जाहिर है प्लेग की बात करते हैं, हम स्पेनिश क्या था वो फ्लू की बात करते हैं और वहाँ से चीज़ें निकाल करके लाते हैं। हम उससे भी मतलब अगर उसी का फिल्मी निरूपण देखें या दूसरे दस्तावेज देखें तो बहुत सारे हमको चित्र मिल जाते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं पकड़ने की कि मौत से लड़ने के क्या समाधान हमें दिए हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। जैसे पार्टीशन भी हमने देखा, इतिहासकारों ने ज़्यादा देखा, बाकी लोगों ने कम देखा एक तरह से। तो क्या पार्टीशन ने हमें तैयार कर दिया? लोगों ने फिर बाद में क्यों निकाला, कितने पार्टीशन और है ना, पार्टीशन जारी है एटसेट्रा एटसेट्रा। जाहिर है इंसान सीखता विकता नहीं है, ये बड़ी सिनिकल बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इतनी बड़ी विभीषिका के बाद अच्छे लोग अच्छे बने रहते हैं, बुरे लोग है ना बुरे ही बने रहते हैं। लेकिन मैं सब बुरे भी नहीं है। अगर सब इंसान बुरा ही हो उसी तरह से जो कि है तो फिर उपन्यास में वो बात नहीं आएगी, फिर इंसान नहीं होगा, फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। कंजंक्चर तो ऐसा है जिसमें कि कुछ लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई उसी हॉस्पिटल में अपना करियर खोज रहा है ना। वो तमाम चीज़ें एक साथ चल रही हैं और उसी का बड़ा स्कोप अगर देखना है तो उस बहस में थोड़ा अंदाज़ा मिल जाता है। जो लगता है कि अखबार पढ़ के दो इंटेलेक्चुअल बहस कर रहे हैं, ठीक, दो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं और दोनों का अपना स्टैंड है, वो भी है, लेकिन उनकी दृष्टि की भी सीमाएं हैं। लेकिन सब कुछ है ना। फूको का जेल है, फूको का हॉस्पिटल है, बायोपॉलिटिक्स है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज वैज्ञानिक उपन्यासकार नजर आते हैं प्रवीण कुमार। लेकिन वापस मैं स्मृति वाले डिबेट पे कि क्या किया जाए, किस तरह का डॉक्यूमेंट ये है या हो सकता है, लोगों ने किया है। तो दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी जो उन्होंने एक राष्ट्रीय आत्मा के प्रति उनको डेडिकेट किया था। आप लोगों ने सुना होगा कभी, शायद मेरे मुंह से भी। है कौन सत्य पत्ते जिसके झरते रहते हैं, या वह जिसमें नित्य नूतन पत्र निकलते हैं। दो रूप एक से नाश हमें अवगत कर, दूसरा मृत्यु पर हम ही पांव दे चुके। ये 1950 में लिखा हुआ गीत का बंद है एक तरह से। पार्टीशन 47 में हुआ है, अभी भी मतलब हो रहा है। हम अभी भी कर सकते हैं कि हुआ, खत्म नहीं हुआ, हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि अनुभूति। लेकिन दिनकर उस समय कह रहे हैं जब हो गया जो हो गया तो आगे बढ़ो, ठीक है, जो नरेश जी भी एक तरह से कह रहे हैं। तो जाहिर है हम सब आगे तो बढ़ ही रहे, दूध और ब्रेड तो ला ही रहे मदर डेयरी से रोज, ठीक है, बहुत आज़ादी के साथ ला रहे। वैसे नहीं, अखबार आता था तो कुछ लोग प्रेस करते थे कि कहीं इसमें वायरस तो नहीं आ रहा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस किताब की खासियत तो ये है कि ये एक दस्तावेज है। इसका अनुवाद भी मुझे अपने स्रोतों से पता चला है कि हो ही रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन मैं दो चार चीज़ें जो सोच कर आया था कि जो मुझे कजरोटा नाम बहुत प्यारा है। किसी मतलब श्याम वर्ण, घनघोर श्याम वर्णी इंसान के लिए इस तरह का नामकरण, इतना प्यारा नामकरण, अद्भुत है। तो नामकरण प्रवीण कहीं कहीं उसमें बहुत खेलते हैं और मुझे ये अच्छा लगता है। प्रवीण कई स्तरों पर खेलते हैं, धनंजय ने सही कहा, रूपक और यथार्थ को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, ठीक है। वो मैजिक रियलिज्म का जाहिर है, हमारे यहाँ मनोज श्याम जोशी हो चुके हैं, जाहिर है हमारे यहाँ उदय प्रकाश हैं, ये लोग ये काम करते आए। प्रवीण इसको अपने ढंग से करते हैं। ये मज़ेदार चीज़ है और प्रवीण की अपनी शैली है। तो ये जो उसका हिस्सा है, नामकरण भी उसका एक हिस्सा है ना। जिस तरह से आप जैसे बाघ, बहेलिया, हिरण है ना, इन सब का रूपक आता है। लकड़ साज क्यों है ना,
जापानी का आना भी और बुद्धिज्म का आना भी, तरह तरह के स्रोतों में एक तरह से प्रवीण की भी छटपटाहट है कि मैं कहाँ से कौन सी तंतु जोड़ूं जिससे कि ये जो बिखरी चीज़ें दिख रही हैं, घटनाएं दिख रही हैं, जो त्रासदियाँ दिख रही हैं, वो सबको जोड़ा कैसे जाए। कई बार वो जोड़ मजबूती से उभर करके आता है, कई बार लगता है ये कनेक्शन बन नहीं रहा है ना, कनेक्शन बन नहीं रहा है, ऐसा लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं दाद दूंगा कि बहुत सारी चीज़ों को वो अंततः रिजॉल्व कर लेते हैं अपने नैरेटिव स्ट्रक्चर में, जो कि प्रवीण की खासियत, और उसमें भी एक सरप्राइज का एलिमेंट बना रहता है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन सेटिंग करने में काफ़ी वक्त गुजारा है इन्होंने इस नॉवेल को सेट करने में कि ये तैयारी हो रही है। एक गंदा पानी है, उसका नाला है जिसको नदी में जाना है, नमामि गंगे पे टिप्पणी है ना, तो उस पर उस शहर की नगर निगम से लड़ाई होनी है। वो नगर निगम जिसमें एक महंत भी है ना, महंत नाम हम जानते ही हैं, एक सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आज की स्थिति में, यह एक जातिवाचक संज्ञा बन चुका है ना। तो उस तरह का चरित्र भी है ना, उस तरह के डॉक्टर भी हैं आदर्शवादी, और उस तरह का जापानी एक बुद्धिस्ट मंक भी है जो खुद तलाश रहा है तरह तरह के सवाल और जवाब, और उसमें ये पत्रकार जो कि वो है, वो भी उसका भी एक कनेक्शन है मरघट से, क्योंकि उसके पुराने वंशज जो है वो मरघट पर ही कौन सा कर्म कहते हैं उसको, धत कर्म करते हैं। तो उनकी विरासत मतलब शुद्ध ब्राह्मण नहीं है वो, तो वो ये सब जो कहानियां हैं, जो सब चरित्र है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ सब तो जुड़ने लगते हैं, है ना। एक और खासियत जो मुझे जो नजर आती है कभी कभी, जो प्रवीण में बहुत अच्छे से दिखती है, आप देखते होंगे फिल्मों को देखते हुए कि पिछला सीन और अगला सीन हम लोग तो इतनी फिल्में देखते हैं कि जानते हैं कि कैसे कट होता है और अगला सीन शुरू होता है। तो आप देखते हैं कि एक सीन से दूसरे की ओर जब ट्रांजिशन होता है ना, तो उसमें कोई एक चीज होती है जो कंटिन्यूटी जैसी दिखाती है ना, कई बार कॉन्ट्रास्ट भी दिखाती है ना, उसका विरोधाभास पैदा करती है। एक बहुत मजेदार था जो मुझे एक सीन आता है ना, एक सेकेंड बस ढूंढ रहा हूँ कौन सा मैं उसको पढ़ देना चाहता था। कजरोटन सीन है 17। हाँ, तो ये सब जो हाँ वो सीन याद है। 5 और 6 की शुरुआत, किराया प्रसंग, मतलब लोग ये बड़े सामान्य लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, जैसा कि साथियों ने कहा, ठीक है। और किराए की लड़ाई एक तरह से रूपक है शुरुआत। कोई किराया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई किराया को कम किए रहने की कोशिश कर रहा है। तो किराया का प्रसंग एक चैप्टर जहाँ खत्म होता है, दूसरा उसी से शुरू। तो ये इस तरह से वीविंग करते हैं कहानियों के, इसीलिए ये जो मुश्किल सा ये जो बनता है ना, चौखटा जो बनता है, वो किसी तरह से जुड़ जाता है अंततः, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी 1-2 चीजें, रामायण का कैरेक्टर इसलिए मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट में, है ना, प्रेडिक्टेबल है डेवलपमेंट। हम देख सकते हैं कि रामायण कहाँ जा रहा है, वो बता देता है हम लोग को कि कहाँ जाएगा, ठीक, कुछ छुपाता नहीं। लेकिन वो डॉक्टर के प्रति जो समर्पण की उसकी भावना है, डॉक्टर इसके नायक हैं इस कहानी के, समर्पण की भावना बनी रहती है, वो दर्द बना रहता है, वो एम्पैथी, वो मर्म, सहमर्मिता मैं कहूँगा, वो बनी रहती है। लेकिन उसमें डीपर कहानी है प्रवीण, वो क्या है
कि हम सब मतलब करप्शन की एक परिभाषा तो यही है ना भ्रष्टाचार की, कि आप सरकारी यानी पब्लिक यानी लोगों के पैसे का निजी इस्तेमाल करें। ठीक, एक जो डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी है इनको रामायण को और तैयार किया है, इस तरह का कंपाउंडर बना दिया है कि कहीं कहीं तो डॉक्टर से ज्यादा उनकी प्रसिद्धि है। तो उस स्किल को लेकर के रामायण कहाँ चला जाता है? रामायण चला जाता है MMHT जो भी है महंत के हॉस्पिटल, होटल वाले हॉस्पिटल। ये चतुर्दिक हो रहा है और ये हमारे समय की बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये हमारे, जिसको हम लोग भ्रष्टाचार के नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन है वही कि लोगों को ट्रेन कोई और करता है, लेकिन जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो उनका इस्तेमाल कोई और करता है। ये कितना बड़ा डिजाइन है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प है। कुछ बस मुझे लगता है कि इजी डेथ है ना, इजी डेथ जैसी चीजें जो है, तो डेथ जो है ऐसे मतलब आखिरी बात कि ऐसी चीज जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है अंदर तक, जिसको मतलब हम खुद उस मरघट की दहलीज से लौटे, हम में से कई सारे लोग और कई लोग तो चले गए। उस विषय को उठा लेना, उस पर लिख देना कुछ भी सार्थक, जो अभी भी आलोड़ित करे और परेशान करे और ये महसूस कराए कि नहीं ये दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये बड़ी उपलब्धि है। प्रवीण, शुक्रिया। हमारे पास अभी थोड़ा समय है और मैं चाहूँगा कि काफ़ी प्रबुद्ध हमारा श्रोता वर्ग भी है। अगर आप में से किसी को कोई छोटी टिप्पणी या फिर कोई बात अगर आपके जहन में है जो आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसे संक्षिप्त रखिएगा। कोई सवाल नहीं है आपके? जी प्लीज। ऑडियंस से मुखातिब हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता था कि 3 लोगों को सुना सुनिए, तो वो किसी अनुपस्थिति की खोज में थे, इसमें ये नहीं है। उनका उपन्यास आया अरुंधति राय का, जो इधर दूसरा वाला है, उसमें भारत में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो ना हो, लेकिन पाठकों ने उसको बहुत हाथ नहीं किया। मृत्युंजय मेरी बात से सहमत होंगे। कारण क्या है कि लिटरेचर गजेटियर नहीं है। तो लिटरेचर गजेटियर नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। कविता भी गजेटियर नहीं। अच्छा, आलोचकों ने एक वाक्य कहना शुरू किया और सबने कहना शुरू कर दिया कि इस उपन्यास में किसी ने इस समय को दर्ज किया गया है। तो लेखक क्या करते हैं जी, मतलब धनिया मिर्चा से लेकर हर चीज इसमें डाल देते हैं, जिससे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है और कल को इतिहास जब लिखा जाए तो वो देखा जाए। इससे बहुत खराब उपन्यास लिखेंगे। तो प्रवीण जी ने ये अच्छा काम किया है कि अपने को सहमत किया, बहुत सारी चीजें छोड़ दी। एक लेखक को छोड़ने का साहस भी होना चाहिए कि भाई ये चीज नहीं लिखेंगे, नहीं सब चीज लिखें। तो भाई गजेटियर ना पढ़ ले, हमारी किताब पढ़ ले, प्रवीण कुमार को पढ़े, इनको इनकी किताब पढ़ ले, प्रवीण कुमार को पढ़े। एक बात है। दूसरी इस डिबेट में जो बात अगर मैं भी मुझे कहनी होती तो ये है कि इसमें खास चीज जो है वो भाषा है। वो इसमें भाषा का सवाल अनुपस्थित दिखा। और आजकल एक बात ये भी, सब लोग कहते हैं कि भाषा बहुत अच्छी, इनकी भाषा अच्छी। मुझे किसी भी समीक्षा में ये पढ़ने को नहीं मिला कि भाषा खराब है। मतलब ये भी जुमला आलोचकों द्वारा, आलोचक सब ठीक नहीं, समीक्षकों द्वारा कहा जा रहा है कि आलोचक लोग कहते हैं ठीक है, समीक्षक लोग जो हैं जिनको आलोचक कहा जाता है, तो समीक्षक लोग कह रहे हैं कि इनकी भाषा बहुत अच्छी है। तो ये भाषा कहाँ से आती है? तो मुझे लगता है एक अच्छी भाषा जो आती है वह वहीं से आती है जहाँ वो ह्यूमन क्राइसिस को बहुत ठीक से रख देते हैं। कोई साहित्यकार, चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे महाभारत के लोग हों, नागार्जुन हों, अज्ञेय हों या रेणु का मलाजल हर जगह बहुत ऊंचाइयों पे नहीं है।
वहीं पर ऊंचाइयों पे जाता है जहाँ पर वो किसी ह्यूमन क्राइसिस को एड्रेस कर रहे हैं। ये उपन्यास अपनी भाषा के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ह्यूमन क्राइसिस को इस तरीके से रखता है और कहीं फिसलता नहीं। मतलब जब बहुत संकट आते हैं मनुष्य पर तो ये दिक्कत हो जाती है कि आप बार बार फिसल जाते हैं, रोने लगते हैं। प्रवीण की भाषा में ये है बात कि वो फिसलती नहीं, बिल्कुल बनाए रखती है तनाव की अभी ये हुआ, लेकिन वो होता नहीं, बना रहता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये मैं जरूर कहूँगा कि उपन्यास में सब कुछ नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं, सब कुछ ढूंढने वाले उपन्यासकार और कहानीकार, कविता वाले या जो इतिहास लिखते हैं वो गड़बड़ ही करते हैं। तो सर एक्चुअली छोटी सी बात है कि अगर मतलब मृत्युंजय भाई बैठे हुए तो इनको हम देखने में मन चला को और पता नहीं वैसे क्या कर रहा हूँ, इन्होंने जबरिया थमाया हुआ है। बहरहाल मृत्युंजय भाई बैठे हुए हैं, अगर याद हो कि इनको ज़्यादा याद रहेगा ना, हमारे भी चाचा प्रभा भाई हैं तो डी के ब्रह्म मानते हैं इनको सारी तरीके से। नामवर जी बड़े आलोचक हुए, कहते थे कि रचनाकार हमेशा बड़ा है आलोचक से। पहली बात ये। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि हम किसी लेखक से तलाशते क्यों हैं, कुछ सब कुछ होने की तलाश क्यों हो जाती है, उस लेखक की ताकत को हम जानते हैं और इसीलिए उसके प्रति हमारी जो है भूख और बढ़ जाती है। और जो लेखक की भूख बढ़ा दे कि प्रवीण जी आपसे एक्सपेक्ट भी हम कर रहे थे कि जब कोई नहीं लिख रहा था तो उस समय आप लिख रहे थे। और प्रवीण जी का एक बहुत हमेशा बोलते रहते हैं कि इतिहास में शामिल होना उतना महत्वपूर्ण है जितना उसकी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना। अब हस्तक्षेप जब किया है तो हमें उम्मीद रहती है कि इस दौर के जो बड़े सवाल हैं उस बड़े सवाल में छुआ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का लैंडस्केप को नॉवेल में लेके आते हैं उस नॉवेल में उसकी बड़ी गुंजाइश बनती है और इसीलिए चाहना हमारी बढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि प्रवीण जी से हम चाह रहे हैं तो जबरिया चाह रहे हैं कि गर्दन पकड़ के तुमने लिखा क्यों नहीं किया। तो ये उस तरीके के डिमांड नहीं है उनके प्रति, उनके लेखनी के प्रति हमारी चाहना है दरअसल कि ये भी संभावनाएं होती, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ों को छू छू के आ रहे हैं तो ये खाड़ी चिक्का कबड्डी नहीं है कि बस गया मार के चले आए, लेकिन ये संभावनाएं खेल नहीं है। विचार की बड़ी बात है, वो विचार जहाँ तक उनके पहुँचने में लगता है ये लेखक अपने समय में बड़े सवाल उठा रहा है, तो ये सवाल उसी नज़र से नहीं छूटा जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी एक तरीके से उन पर थोपने की जो सार्थक कोशिश है, हमारी डिमांड है, जस्ट इसको उसी तरीके से देखा जाए। मतलब अगर मैं अधिक न कह रहा हूँ तो बाकी है सर। मेरे ख्याल से सवाल और समय दोनों पूरे हो चुके हैं। लग रहा है रविकांत सर के स्वागत छोड़ा जा सकता है कुछ एक बार फिर कुछ नया नहीं, लेकिन वो जो भाषा वाली बात कर रहे हैं ना उसमें दम है कि इस उपन्यास में या प्रवीण के लेखन में जनरली कई रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कई बार ये सूक्तियाँ देते हैं। सूक्तियाँ इनकी अक्सर लगती काव्यात्मक होती हैं, होती समाज वैज्ञानिक, ठीक है। तो एक तरह से एक निचोड़ डालते हैं बीच बीच में छोटे छोटे वाक्यों, तो वो है। दूसरा, जैसे कि मैंने नामों में कहा कि नामों में और वो जो चीज़ जो आप लोगों ने रेखांकित किया धनंजय और कमल, वो कि जो नागरिकता बनाम मनुष्यता की लड़ाई जो है, ये जो है ना व्यवस्था के तिलिस्म में नागरिकता का आख्यान, ये पूरी कहानी नहीं है जो आपका दिया हुआ इसमें जो उपशीर्षक है इस उपन्यास का। मुझे लगता है मनुष्यता भी कहीं बीच में है। वो कहानी गहरी कहानी है जो आप कह रहे थे नरेश जी अभी, कि बाकी लोग भी जिस तरह के इश्क कर रहे हैं और जिस तरह की जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जितना भी बदरंग और बदरूप जीवन हो, उसमें वो कुछ खोज रहे हैं, अच्छा खोज रहे हैं, लेकिन वो सब फंस जाते हैं और उनका सामना एक भयानक मौत से होता है। लेकिन वो चीज़ें जुड़ जाती हैं कि वो सिर्फ मौत, वही मौत शायद कम होती नंबर में, वही मौत शायद कम त्रासद होती अगर जाहिर वो व्यवस्था होती और काम करती और वो संवेदनशील अगर होती तो, जो कि कई मुल्कों में थी, ऐसा नहीं कि नहीं। एक आखिरी बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ। ये बात मैंने अभी राजीव
भार्गव ने बुलाया था एक बंदे को बोलने के लिए, राम कथा वाचक को बुलाया था हमारे यहाँ बोलने के लिए। उन्होंने एक बड़ी रामचरितमानस का वो जनवादी पाठ करते हैं। ये हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम खुद इतने जनवादी हैं कि मतलब तुलसीदास तो कहीं से जनवादी हमको लग ही नहीं सकते हैं। और मैं सही कह रहा हूँ, ये मैं अपने अंदर की भी बात कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही है कि जो लंका दहन है हनुमान के द्वारा, वो दरअसल व्यवस्था के अहम पर बड़ी चोट थी। वही हाल उस दशा में इस देश में होता है और इस देश की व्यवस्था पर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में हम तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उसका टूटना और दरकना और खींचना जैसे धू धू करके जल रहा है वैसे ही वो जलता है, व्यवस्था नजर आती है वैसे ही जलती हुई नजर आती है। लेकिन वो किसी के अहम पर भी बहुत बड़ी चोट है जो कि उस व्यवस्था का पैरोकार अपने आप को मानता है। जाहिर लंका के केस में तो रावण था, यहाँ पे तेंदुआ है। कहानियों का सर ने जिक्र किया था थोड़ा सा, मुझे भी तुरंत तेंदुए के बहाने से एक राजा था जो सीताफल से डरता था कि कहानियाँ जाहिर है कहानी प्रवीण कुमार जी ने लिखी है। तो खैर नागरिकता, महामारी और आवश्यकता, संदर्भ अमर देशवा विषय की इस परिचर्चा के अंतिम पायदान पर हम आ चुके हैं और हमारे बीच नेहरू डायलॉग्स और रचयिता जो इसके साझेदार थे, हमारे इसके इस आयोजन के साझा आयोजक थे, मैं पीयूष पुष्पम को बुला रहा हूँ कि वो आए और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे वक्ताओं का और आप सभी का। आप रचयिता के फाउंडर भी हैं और काफ़ी सक्रिय और शोधार्थी हैं विश्वविद्यालय के। बस एक लाइन और है, सॉरी माफ कीजिए, एक चीज जो और मैं कहना चाहता था, वो जो रजत और रज़ाक का जो वो है एपिसोड है, रजत बनना रज़ाक का, बहुत छोटा है लेकिन उसमें काफी भर दिया है और वो चतुर्दिक हो रहा है हमारे हम सब के आसपास हो। तो आज का कार्यक्रम जो है आप सभी के उपस्थिति के माध्यम से सफल रहा और कुल मिलाकर के बातचीत यह रही कि जब भी आने वाले समय में हम इस कोविड को याद करेंगे तो अमर देशवा से हमें गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि अमर देशवा ही वह एक शुरुआत हम कर सकते हैं जहाँ को हम जिस चीज़ को हम जैसे हिंदी साहित्य में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर हम उसको पढ़ते हैं और वहाँ से हम अपनी नींव बनानी शुरू करते हैं, तो अगर हमें कोविड को अगर सही मायने में जानना होगा एक शोधार्थी, एक विद्यार्थी के रूप में, एक साहित्य के अध्येता के रूप में, तो अमर देशवा से हमें गुजरना होगा। आप सभी का, आप जो इस कार्यक्रम में जितने भी व्यक्ति आए सभी का धन्यवाद। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद तो जवाहर भवन का करना चाहूँगा जिन्होंने यह स्थान मुहैया कराया और जिसकी वजह से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो पाया है। सभी गणमान्य अतिथि का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, नेहरू डायलॉग्स का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और इस पूरे कार्यक्रम में जो छोटी सी छोटी भूमिका जिन्होंने निभाया है उन सभी का धन्यवाद। राधा कृष्ण प्रकाशन जिनका सहयोग रहा है इस पूरे कार्यक्रम में, उनका भी मैं धनंजय जी का धन्यवाद ज्ञापन, धर्मेंद्र जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। पीछे जो है अमर देशवा जो पुस्तक है वो वहाँ पर रखी हुई है, आप सब वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही रचयिता के द्वारा बनाया गया कुछ बुकमार्क रखा हुआ है, वो आप स्वेच्छा से वहाँ से जो आपको अच्छा लगे, प्रत्येक कुछ शायरों की शायरियाँ लिखी हुई तो आप ले सकते हैं अपने किताबों के लिए वहाँ से, वो फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।